अगर ये ट्राइबल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कमबैक कर लेती है तो पिछली बार आप देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों में, वोट में तो बीजेपी बल्कि ऊपर थी 2018 में। तो ये ट्राइबल सीटें ही भरपाई करने के लिए काफी साबित होंगी, लेकिन क्या बीजेपी उतनी भरपाई कर पा रही है? कुछ हद तक मालवा निमाड़ में दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, आदिवासी सीटें हैं और इस इलाके के लिहाज से कहें तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि है। अगर फिल्मों के शौकीन हैं आप तो अशोक कुमार, किशोर कुमार का खंडवा यही है, तो ये भी जानना चाहिए कि वो ज़मीन कैसी है। लेकिन ये सच है कि आदिवासी क्षेत्रों में इतनी लंबी सरकार होने के बावजूद, इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद और संघ का बहुत काम होने के बावजूद आदिवासी इलाके में भारतीय जनता पार्टी वो पकड़ नहीं बना पाई। 2018 के चुनाव में एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी से दोगुने से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और यही वो इलाका है जिसको अगर आप कहें कि मार्जिन कहां आगे बढ़ गई, कहां अंतर बढ़ गया, तो वो ये इलाका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस अंतर को घटाएगी, नंबर एक। और जिसको हम कहते हैं कि सेंटिमेंट के तौर पर क्या निमाड़ और मालवा का जो सेंटिमेंट होगा, वो सेंटिमेंट उनको मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में कुछ मदद करेगा। तो उसके दो तीन छोटे छोटे आदिवासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाया। आदिवासी लिहाज से सिकल सेल एनीमिया, जो आदिवासियों की सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे देश में जहां भी आदिवासी इलाके हैं, नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा अभियान चलाया। आदिवासी इलाके में स्वयं सहायता समूह, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो महिला उसको लीड करती है, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम धीरे धीरे सबको लखपति दीदी बना देंगे, उसको बड़ा वो प्रचारित करते हैं। अब ये तीनों चीजें वोट में कितना ट्रांसलेट करेंगी, उससे तय होगा कि शिवराज का राज बचा रहेगा नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी जा रही, या उसकी मुश्किल अभी बनी हुई है। जी ठीक। देखिए, हमारे यहां तो कहते हैं ना, कोस कोस पर जो है पानी बदल जाता है, तो ऐसे ही है। जब हम 6 क्षेत्रों में बांट करके मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए मालवा की आप बात कीजिए तो मालवा में बीजेपी का अपर हैंड साफ दिखाई देता है, 25 भाजपा और 20 कांग्रेस। निमाड़ में आते हैं 28 सीटें, 15 कांग्रेस, या कांग्रेस अप हो जाती है और बीजेपी 12। हालांकि बीजेपी 18 से 2018 की तुलना में बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रोफेसर साहब से हम समझना ये चाहते हैं, सर चुनावों में भी क्या इसी तरीके से जैसे क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज होती है, इलेक्शन का सेंटिमेंट भी बदलता जाता है क्या? बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं डेमोग्राफिक्स बदलता है तो इलेक्शन का सेंटिमेंट बदलता है या नहीं बदलता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मुद्दे क्या हैं। हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटकर उसकी एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो बगल बगल की कंस्टिट्यूंसी में मूड बदलता है। अगर आम भाषा में देखें तो एक आम नागरिक देश में ऐसा समझता है कि सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है, वो बिल्कुल एक है। लेकिन अगर आप सदर्न इंडिया की बात करें तो देखें आंध्रा में किसकी सरकार है, तेलंगाना में बगल में किसकी सरकार है, तमिलनाडु में किसकी सरकार है, कर्नाटक में किसकी सरकार है, केरल में किसकी सरकार है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी विविधता कितनी है। तो ये विविधता जो मैं राज्यों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, राज्यों के अंदर भी जब चुनाव होते हैं, जिसका अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, राज्यों के अंदर में भी जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रवार आपको अलग अलग इश्यूज दिखाई पड़ते हैं, और कई बार तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी अलग अलग इश्यूज हमें दिखाई पड़ते हैं। कई बार बहुत लोकल इश्यूज होते हैं, और इस तरह के सर्वेज ही उन लोकल इश्यूज को पकड़ के उसको कैच कर पाते हैं और जनता के सामने हम इसको पेश कर पाते हैं। जी राहुल जी, ये जैसा हमने बताया मालवा और निमाड़ का जो एरिया है, इसमें ट्राइबल सीट भी है, तो इसके साथ साथ इंदौर जैसी सीट भी है, बिल्कुल बिल्कुल अर्बन सीट भी है। तो एक ऐसा मिक्स है, ये नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कहां पर कौन सा कार्ड चलना है, कौन सा मुद्दा किस जगह जाकर के उठाना। हमने ट्राइबल सीटों की बात की, अर्बन सीटों पर बीजेपी अच्छा करती है, आमतौर पर यह माना जाता है, और मध्य प्रदेश में यह चीज साफ दिखाई भी देती है। लेकिन अगर निमाड़ में रिकवर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या संकेत है? देखिए, 2 बातें मैं जो ट्राइबल का पूरा मामला है उस पर भी कहूंगा। एक बात कि अगर हम पिछले सब चुनावों को देखें, 3 चुनाव चलिए देख लेते हैं। अगर पिछला चुनाव देखें तो कांग्रेस को 31 सीटें ट्राइबल एरियाज में मिली थी 47 में से। अगर उससे पिछला चुनाव देखें तो जो है बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, और उससे भी पिछला चुनाव देखें तो उनको लगभग 25-27 ऐसे सीटें मिली थी। और ये माना जाता है कि जो क्योंकि ना केवल ये जो 47 सीट्स हैं जो कि ट्राइबल जो रिजर्व सीट्स हम मानते हैं, उसके अलावा भी 40 ऐसी सीटें मध्य प्रदेश में हैं जिसपे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसलिए ये माना जाता है मध्य प्रदेश में कि जो ट्राइबल सीटों में जीत हासिल करता है, ये ज़्यादा सीटें लेता है, वही सरकार बनाता है। मैं ये बात आपको इस रीजन के कारण भी साफ कहना चाहूँगा। जहाँ तक
अर्बन एरियाज का सवाल है। हम मानते हैं कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छा करती है, और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने भी बताया था कि केवल जो अर्बन सीटें नहीं है, जो आरएसएस का काम जो है ट्राइबल रीजन्स में हुआ है उसको कहीं नकारा नहीं जा सकता है। वो बहुत अच्छा काम हुआ है और कितना उसका असर पड़ता है। दूसरा, ट्राइबल सीटों में एक और भी कारण आएगा कि इस बार बीएसपी एक ट्राइबल पार्टी जो है, गोवर्धन गणतंत्र पार्टी, उसके साथ चुनाव लड़ रही है और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो उसका क्या असर आता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो काम करेंगे, और खास तौर पे जैसे आपने इंदौर की बात की, अर्बन सीटों की बात की, बीजेपी हमेशा उस पर अच्छा करती है। लेकिन आपने बताया की है ट्राइबल सीटें, जिसने एसटी आरक्षित सीटें हैं वो जीती ज्यादा, सरकार बनाने का तुर्प का इक्का उसके पास। तो ये देखिए, ये आपको एक किस्म का मंत्र मिला है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया 47 प्लस कम से कम और 40 सीटों पर प्रभाव जो आदिवासी हैं वो डालते हैं। अब कुछ सवाल जो मैंने इस सर्वे के दौरान पूछे वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक सबसे बुनियादी और बेसिक सवाल जो हर सर्वे में पूछा ही जाता है, पूछा जाना चाहिए। एक बात मैं जोड़ देता हूं। देखिए, जब हम लोग ये कह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश को समझिए। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इतना वनाच्छादित है, यानी जहां जंगल हैं बचे हुए। सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना, अलग अलग जगह आप घूमने जाते हैं तो कहते हैं जंगल सफारी कर लें, तो सबसे ज्यादा सफारी वहीं आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कवरेज जो वहीं आपको मिलता है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि आदिवासी इलाके और उनके मुद्दे कितना महत्व डालते हैं और क्या सरकारों ने उन इलाकों को बचाने में कोई काम किया है, तो उसका भी जवाब वहां मिलता है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या है। तो कुछ ऑप्शंस थे, जैसे बेरोजगारी, विकास, महंगाई, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, या किसी कोई व्यक्ति को कह सकता है कि मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा क्या मुद्दा होना चाहिए। वो सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि किसी एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा लोगों ने मत दिया अपना, वो था बेरोजगारी। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी है हमारे लिए सबसे बड़ी बात और इसी पर पड़ेगा वोट। इसके अलावा आप देखिए 21% लोग कहते हैं डेवलपमेंट कितना हुआ, हम ये देख करके वोट डालते हैं। 19% लोग महंगाई से प्रभावित होते हैं, उनको लगता है महंगाई हमारे जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है, और राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे होंगे ना, बार बार कहते हैं कि बीजेपी कहती है मध्य प्रदेश हमारी हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, तो इसी लेबोरेटरी में इस बार हम बदलाव करके आपको दिखाएंगे। 15% लोग मानते हैं मध्य प्रदेश के कि नहीं, हम हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, 3% लोग इस पर समझते हैं कि ये वोट करने का नजरिया होना चाहिए। भ्रष्टाचार 7% लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर 5% लोगों के लिए। तो महंगाई, इसके अलावा विकास और बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे, साथ में हिंदुत्व को भी जोड़ दिए, 4 बड़े फैक्टर। अब इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री का काम आपको कैसा लगा? 17 साल शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से लगातार, बीच में 15 महीने का गैप आ गया था जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। नहीं तो आप 2005 से लेकर के अब 2023 तक अनवरत निरंतर शासन रहा शिवराज सिंह चौहान का। तो देखिए, इतने लंबे काल के बावजूद 47% लोग कहते हैं शानदार काम है शिवराज सिंह चौहान का, 47%। और ये तो अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी बधाई की बात है कि भाई अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद लगभग आधी आबादी आपको मानती है कि आपने शानदार काम किया है। 12% लोग कहते हैं औसत काम था शिवराज सिंह चौहान का, उनकी सरकार का, और खराब काम किया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस पूरे कार्यकाल में, ऐसा कहने वाले 41% लोग हैं। लेकिन इसमें अगर आप जो शानदार कह रहे हैं और जो एवरेज कह रहे हैं कि काम ठीक ठाक था, उनकी तुलना अगर आप उनको जोड़ दें तो ये 60% के ऊपर जाता है। तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान की इस सरकार में पिछले जून महीने से, इसी जून महीने से एक स्कीम चल रही है और उनको लगता है कि ये गेम चेंजर स्कीम है। इसका नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 1000 रुपया डाला जाना था, उससे शुरुआत हुई थी। वो बढ़ते बढ़ते अब 1250 रुपया हो चुका है और ये आगे बढ़कर के 3000 रुपये तक जाएगा। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में जून महीने से इसी वर्ष के पैसा आना शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने वादा किया है, वो भी वादे पर हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम डालेंगे। शिवराज सिंह चौहान डाल रहे हैं। 47% लोग कहते हैं लाडली बहना योजना शानदार स्कीम है और इसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी शिवराज सिंह चौहान को इसका फायदा हो रहा है। 13% लोग कहते हैं थोड़ा फायदा होगा। 37% लोगों को लगता है कि इसका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। 3% लोगों की इस पर राय नहीं है। तो पहले भावेश से ही पूछें, लाडली बहना योजना क्या इस चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर है?
बिल्कुल है। आपने देखा होगा जी, शिवराज सिंह चौहान का एक बहुत बड़ा फोकस होता है महिला वोटों के लेके, और एक बहुत पॉपुलर है वो फीमेल वोटर्स के बीच में, लोग उनको मामा कह के बुलाते हैं, आप देखेंगे। तो बीजेपी का जो पूरा गेम है, आप देखिए राज्य बार अलग अलग जगह आप देखेंगे जब बीजेपी जो असेंबली चुनाव होते हैं तो, और नेशनल में भी आप यदि देखेंगे तो बीजेपी का महिलाओं को वोटों को लेके एक अलग फोकस रहता है। और इसी तरह आप चुनाव जब रिजल्ट आता है तो देखेंगे महिला वोटर बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट करती है। हालांकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू जरूर थी कुछ पिछले महीने मध्य प्रदेश में, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से हैं और कोई बहुत बड़ी इस तरह का कहे कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी है अदर जैसे बिहार या यूपी में होता है, मध्य प्रदेश में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो जो महिलाओं का जो एक इंक्लाइनेशन है वो शिवराज सिंह के तरफ वो क्लियर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और उसी के रूप में एक जो लाडली बहना योजना, एक जो फ्री जो आजकल एक दौर चल पड़ा है हर जगह, दिल्ली से जो उठी थी वो कर्नाटक और हर जगह जो चल रहा है, तो उसी को कांग्रेस। तो हम सीधे कह लें कि इस चुनाव में महिलाएं ही बनाएंगी शिवराज की सरकार, या महिलाएं ही करेंगी भैया को बेरोजगार भी किया तो महिलाएं करेंगी। वो मध्य प्रदेश ही नहीं, आप देखेंगे पूरा नेशनल लेवल पे महिलाएं ही सबसे ज्यादा वोट करती है। पिछले लोकसभा में देखिए लगभग आधे % के आसपास महिलाएं ने ज्यादा वोट किए थे, और इस बार 2024 में और ज्यादा उम्मीद है महिलाएं वोटर। तो महिलाएं वोटर को आपने साथ लिया तो संभव है कि आपके पास ज्यादा वोट होंगे। हम अभी भोपाल गए थे, वहां पर दिन भर हम लोगों ने कार्यक्रम किया, तो टैक्सी में जो हमारे चालक थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई स्कीम बहुत बढ़िया चल रही है शिवराज जी की, ये जो लाडली बहना स्कीम है। लेकिन फिर वो बाद में कहते थे, उन्होंने कहा कि बहना लोग तो बहुत खुश हैं, जीजाजी लोग थोड़ा नाराज हो सकते हैं। क्या ऐसा है मध्य प्रदेश में, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए ठीक बात है कि जब हम स्कीम्स के लिहाज से बात करते हैं तो किसी न किसी को तो टारगेट किया जाएगा। और अभी आप दबाव समझिए, 3 दशक से जो महिला आरक्षण संसद की देहरी तक आता था, लौट जाता था, इस बार वो ससम्मान स्थापित हो गया। विरोध कोई नहीं कर पाया ओवैसी जी को छोड़कर, और स्थिति ये कि हर कोई कह रहा है कि भाई हम लेके आए, यानी महिलाओं का दबाव घर में पहले सिर्फ एक घर में होता था, अब देश के हर नेता पर है दबाव। तो ये सुखद संकेत है, मेरा मानना है राजनीति के लिए सुखद है, समाज के लिए सुखद है। लाडली बहना की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर वो गेम चेंजर है। शिवराज सिंह चौहान डिलीवरी वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं, और मैं इधर आश्चर्यचकित होता हूं कि वो अपनी एक बड़ी स्कीम को क्यों उस तरह से प्रचारित नहीं करते। एक महिला, वैसे ही उन्होंने फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पकड़ी थी, मैं नहीं जानता हूं कि भावेश जी के सर्वे में वो कहीं निकल कर आया है कि नहीं। सबसे ज्यादा एफपीओ वही है, सबसे ज्यादा किसानों को लाभ वहीं मिलता है, सबसे लंबे समय तक करीब 10 वर्ष तक 10% के ऊपर की तरक्की की रफ्तार किसानों को रही। पहली बार बाजार भाव और जो मिल रहा है उसके बीच का अंतर, भावांतर योजना वो लेकर आए। तो महिला और किसान, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इसको कह सकते हैं ना कि बेस्ट बेट यही दोनों है, और ये चुनाव किसान भी आप जीतेंगे तो यही दोनों। किसान भी आप मानते हैं, किसान भी मैं मानता हूं, पॉजिटिव इधर शिवराज के खाते में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले लेकिन ये महिला वोटर के मुद्दे पर एक राय प्रोफेसर साहब की जरूर लेना चाहते हैं। सर देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ वर्ष पहले तक ये माना जाता था कि घर में जो घर का जो बड़ा है पुरुष ही होता है, वो जो घर के प्रधान ने कह दिया भाई यहाँ वोट डालना है, सब लोग उधर जाकर के वोट डाल देते हैं। तो महिलाओं की अपनी कोई अलग राय होगी, ये हमारे देश में कुछ लोग नहीं मानते थे। क्या वो ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है? महिलाएं वोट भी ज्यादा करती हैं और जिसका जो मन आता है उसको वोट करती हैं। आपने कहा पूरी तरह से बदल गया, और पूरी पर आपका बहुत जोर था जी। मैं पूरी आपके सेंटेंस से सिर्फ पूरी को हटा दूं और आपसे सहमत हो जाऊंगा। बदल रहा है। अगर हम 2004 से लेकर 2019 तक के चुनाव को देखें और तमाम विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें और अगर उसका विश्लेषण करें, विश्लेषण हमारे सर्वे के आधार पर, हमें लगता है कि साफ दिखाई पड़ता है आज ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहले की तुलना में स्वयं अपना निर्णय ले रही हैं वोट देने का कि उन्हें किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट देना है। अभी भी सफ़र लंबा है, अभी भी तकरीबन अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 56-57% महिलाएं कहती हैं कि हमने अपना निर्णय स्वयं लिया। 40% महिलाएं कहती हैं कि नहीं, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं, अभी भी हम राय मशविरा करते हैं अपने मेल फैमिली मेम्बर से।